पास आप समझिए रेजोनेंस शुरू हो, रेजोनेंस शुरू हो गया। इसी के दौरान हम लोग z का मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे और किस ओमेगा पे वो आता है वो भी निकाल लेंगे। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस वर्ड इससे पहले कब कब सुना हुआ है? केमिस्ट्री में सुना हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो सिंक्रोनाइजेशन में आ जाते हैं, है ना। जो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, है ना। बेंजीन में आपने देखा होगा रेजोनेंस कि किस तरह से वो अपने आप को इधर से इधर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है ना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ये यहाँ पे एक रेजोनेंस है। उसके अलावा रेजोनेंस कहाँ सुना हुआ है? एसएचएम में सुना हुआ है, वेव्स में सुना हुआ है। तो हम लोग जो बेसिकली रेजोनेंस की बात करेंगे वो इस रेजोनेंस की बात नहीं होगी, वो एसएचएम और वेव्स से रिलेटेड रेजोनेंस की बात है। अब अगर एसएचएम में बात करें, क्या रेजोनेंस था? रेजोनेंस जो था वो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में बात की जाती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, जैसे एक पेंडुलम है, इसका ऑसिलेशन जो है वो डैम्प्ड होता है रियल सिचुएशन में। एयर ड्रैग की वजह से वो धीरे 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 स्लो डाउन होकर रुक जाता है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। इसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं, पीरियोडिक फोर्स, कैसा फोर्स? पीरियोडिक फोर्स, जो पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ वेरी करे। अगर एक पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, या इन जनरल कोई भी फोर्स लगा सकते हैं इसको सस्टेन करने के लिए, लेकिन जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हम लोग पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं? उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी हो। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, बट बोलचाल की भाषा में हम लोग फिजिक्स में इसको भी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। क्यों? न्यू जो होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा अगर आपको फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं तो बस 2 पाई से डिवाइड करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ही फ्रीक्वेंसी कह दिया जाता है कई बार। तो एफ का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, इस फोर्स का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका एक अपना फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से ये अगर एसएचएम कर रहा है तो इमेजिन करिए कि रियल सिचुएशन में नहीं होके वो आइडियल सिचुएशन में होता, तो इसका कुछ अपना एक फ्रीक्वेंसी होता ना जिससे वो ऑसिलेट करता। वो फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी निकल के आता है पेंडुलम के लिए। ये जो चीज है वो इस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? इस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये फोर्स का ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। अब होता क्या है, डैम्पिंग की वजह से ये अपना कहीं ना कहीं नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपना लूज करेगा और धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपना ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इसके ऑसिलेशन में इसका भी असर दिखेगा और इसका फ्रीक्वेंसी का भी असर दिखेगा। अगर एक स्पेशल केस ले लें कि इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? ओमेगा अगर निकालेंगे तो रूट अंडर एल बाई जी आएगा, है ना। न्यू बाई 2 पाई करते हैं ओमेगा निकल जाता है, तो इससे अगर ओमेगा निकालेंगे रूट अंडर एल बाई जी आ जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी और अगर इसका फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो ये बहुत हाई एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। कैसा ऑसिलेशन? बहुत हाई एम्पलीट्यूड, ठीक है। नॉर्मल एम्पलीट्यूड के मुकाबले इसका बहुत हाई ऑसिलेशन शुरू हो जाता है, और इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। अगर डैम्प्ड कंडीशन नहीं हो और तब आपने रेजोनेंस कंडीशन लगा दिया, मतलब रियल लाइफ नहीं सिचुएशन हो, आइडियल सिचुएशन हो, पेंडुलम रखा हो और आपने फिर भी पीरियोडिक फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? तो ये इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का एसएचएम करता है। मतलब एक बार धक्का देंगे तो आएगा ही नहीं वापस, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। रियल लाइफ में इमेजिन करना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एयर ड्रैग तो है ना, पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे तो लार्ज एम्पलीट्यूड का हो जाएगा। इसमें कई एग्जांपल्स आपने सुने होंगे। ब्रिज एक बार बना, नया नया बना हुआ ब्रिज जो है वो टूट गया उसकी वजह से, है ना। कि कभी अगर मान लो वाइब्रेशन होता है, क्योंकि जब हम लोग ब्रिज पे चलते हैं तो वो वाइब्रेट तो करता ही है। कभी ऐसा हुआ कि उसका जो नेचुरल वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैच कर गया फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस समय बहुत हाई एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट करने लगेगा और फिर टूट जाएगा, है ना।
इसीलिए आपने सुना होगा कि मार्च पास्ट ब्रिज पे नहीं करने दिया जाता, सोल्जर्स का मार्च पास्ट जो है वो ब्रिज पे नहीं होने दिया जाता। क्यों? उनका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वहां पे जो वो फोर्स लगा रहे हैं वो एक पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, और गलती से भी वो क्लोज भी चला गया है ना ओमेगा, और ये इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अगर क्लोज भी चला गया तो एम्पलीट्यूड लार्ज होने लगता है और तब वो टूटने का डर बन जाता है। इसलिए मार्च पास्ट ब्रिजेस पे नहीं करने दिया जाता। So these were some important phenomenon which are related with resonance. But अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये सब यहां क्यों बता रहे हैं, है ना? एसी में कहां से आ गया वो? एसी का आप पूरा इक्वेशन देखिए, इक्वेशन किसके जैसा है? एसएचएम जैसा है ना? तो कहीं ना कहीं यहां भी वो कुछ हो रहा है। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है उसको समझिए। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑसिलेशन, जो मैकेनिकल ऑसिलेशन भी हो, अगर वो फोर्स्ड और डैम्प्ड होता है और हमारा जो पीरियोडिक फोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी जब सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाने लगता है और उसी फिनोमिनन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा अगर वो आइडियल फोर्स्ड रेजोनेंस हो। हम लोग देखेंगे वो चीज। आइडियल फोर्स्ड रेजोनेंस मतलब उसमें डैम्पिंग नहीं हो और फिर भी फोर्स्ड करो। अगर मान लो आइडियल पेंडुलम ले लें और तब भी हम फोर्स्ड करें और तब हम उसका फ्रीक्वेंसी, अपने फोर्स का फ्रीक्वेंसी उस पेंडुलम के नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करा देंगे तो क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दैट वी विल सी इवन इन दिस केस। रेजोनेंस इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट क्या है समझिए। एल जो है वो एक इंडक्टर है, सी एक कैपेसिटर है, आर एक रेजिस्टेंस है और एक सोर्स भी हमने लगाया है, एसी सोर्स। तो ये बेसिकली दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह काम करता है, हम लोग को मालूम है। एल और सी जो है अभी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह काम कर रहा था, एलसी ऑसिलेशन में हमने देखा। ये रेजिस्टेंस उसमें फ्रिक्शन का काम करता है, मतलब डैम्पिंग क्रिएट करता है, एनर्जी को लूज कराता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आइडियली इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करना चाहिए, बट एक्चुअली लाइफ में अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लीजिए, खींच के छोड़ दीजिए तो धीरे स्लो होके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो है उसका एनर्जी खींचता है। जब वो ट्रांसफर कर रहा होता है ना काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, तो उसके दौरान फ्रिक्शन उसका एनर्जी खींच लेता है। तो कुछ एनर्जी जब चला गया तो अब उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना नहीं बढ़ेगा, तो छोटा एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा और धीरे 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 रुक जाएगा। तो इसी को हम लोग डैम्पिंग कहते हैं। तो यहाँ पे डैम्पिंग कौन क्रिएट कर रहा है? रेजिस्टेंस। और जिसको हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं कि हम लोग बाहर से उसको हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन का फोर्स जो है वो एसी सोर्स है। ठीक, अब ये पूरा पूरा फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा है और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग। इसका आई निकाल चुके हैं। आई इक्वल टू क्या आया था? V0 बाई जेड, यानी लिखे थे V0 बाई रूट ओवर जेड को क्या लिखेंगे? XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये है। अब सोचिए कि अगर हम लोग का रेजोनेंस कंडीशन मीट होता है तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या जो चीज ऑसिलेट कर रहा, आई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। आपको याद होगा आई जो लिखते हैं हम लोग, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, कुछ होगा वो, पाई कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट इसके फॉर्म में लिखते हैं आई नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना, ये खुद अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, खुद एम्पलीट्यूड है और उसका भी मैक्सिमम होना। इसको समझिए, जब ऑसिलेट करता है ब्लॉक, तो ब्लॉक का ये अगर मीन पोजीशन है, वहां से कितना ब्लॉक जाता है मैक्सिमम दूरी, यही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब इस एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होना मतलब इतना जाना और आगे जाना, समझ रहे हैं? आई नॉट का वैल्यू खुद वेरिएबल है कि नहीं? आई तो खुद वेरिएबल है टाइम के साथ, लेकिन आई नॉट भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स को हम इस तरह से ऑप्टिमाइज करें कि ये आई नॉट मैक्सिमम हो जाए। तो वो कैसे मैक्सिमम होगा? हम लोग उसके लिए
इस z को मिनिमाइज करेंगे। z को, ये जो इंपिडेंस ऑफ दिस सर्किट है उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, मतलब z इक्वल्स टू रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? किसी के मन में आएगा सर सबसे अच्छा मिनिमाइज करने का तरीका तीनों को जीरो कर दीजिए, z जीरो हो जाए, बट ये नहीं हो सकता। क्यों? सर्किट में आप कंपोनेंट्स चेंज नहीं कर सकते, कंपोनेंट्स आपके दिए हुए, समझ में आ रहा है? हाँ, कंपोनेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितना ले, कैसा ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उसके कंपोनेंट के वैल्यूज को बदलें। अगर हम ऐसा ले लें, z को अगर मिनिमाइज ही करना, तो r तो रखना है ना भाई, एक्सएल भी रखना है, xc भी रखना है, ये नहीं कि हटा ही दो उसको। हटा दो तो क्या, सर्किट तीनों जीरो कर दिए, सर्किट कहां बचा एलसीआर, तो तीनों रखना तो है, लेकिन इस तरह से रखें कि z मिनिमाइज हो सके। तो कौन सा टर्म को खत्म कर सकते हैं हम लोग? यहां सबट्रैक्शन का टर्म दिख रहा है। अगर हम इस तरह से कंपोनेंट सेलेक्ट करें कि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाए, अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी हो जाए तो क्या z मिनिमाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उस समय एक्सएल एक्सी इक्वल हो गया तो z जो हो जाएगा r के इक्वल हो जाएगा। देखिए हो जाएगा कि z इक्वल्स टू दिस जीरो का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो रूट ओवर r स्क्वायर मतलब r, तो z r के इक्वल हो जाएगा। एक्सएल हमने एक्सी के बराबर किया, और ये अगर एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी लेते हैं, ये हमारे आई नॉट को आई नॉट मैक्सिमम बना देगा। यहां से जो आई नॉट होगा वो आई नॉट मैक्सिमम बन जाएगा, और वो आई नॉट मैक्सिमम जो होगा वो होगा वी नॉट बाई आर, होगा कि नहीं? z का वैल्यू r हो गया, तो ये रेजोनेंस का कंडीशन हो गया। अब रेजोनेंस की कंडीशन को अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही जाना पहचाना चीज आता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्स, यानी ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा। ये किसी एक स्पेसिफिक ओमेगा पे होगा, हर ओमेगा पे नहीं होगा, ये किसी एक स्पेसिफिक ओमेगा पे होगा, और वो ओमेगा ओमेगा नॉट से अगर डिनोट करें तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई एलसी, तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर एलसी। क्या आया ऑसिलेशन का कंडीशन? जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था एलसी ऑसिलेशन का वो यही था कि नहीं? yes. और जब आई नॉट मैक्सिमम हो रहा है तो उस समय ये ओमेगा कौन सा ओमेगा है तुमको पता है? ये ऑसिलेशन का ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा है सोर्स का ओमेगा। ये ओमेगा जो है वो सोर्स का ओमेगा है। जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी था तो ओमेगा था v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वाला जो ओमेगा था, उसी को कहते थे ना कि ये ओमेगा एल एक्सएल था। उसी के ओमेगा को लेके कहते थे ना कि ये एक्सी इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी है। तो यहां पे जो ये ओमेगा नॉट एल और ओमेगा नॉट सी वाला जो ओमेगा है वो किसका ओमेगा है? सोर्स का ओमेगा है। ये सोर्स का ओमेगा जब 1 बाई रूट अंडर एलसी हो गया, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन जब हो गया, उस समय हम लोग को रेजोनेंस का कंडीशन मिला। तो यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन सोर्स का फ्रीक्वेंसी, यानी जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तब हमको रेजोनेंस मिलेगा। इसके अलावा हमने ग्राफ देखा है Z वर्सेस क्या चीज का? ओमेगा का, है ना? एक ग्राफ देखे थे पिछले क्लास, इस तरह का ग्राफ आया था, याद करिए आया था। yes, ओमेगा के साथ Z इसी तरह से वैरी करता है, और हमने बताया था कि इस एक पर्टिकुलर ओमेगा नॉट पे ये Z जो है वो R वैल्यू ले लेता है। इस यही वो ओमेगा है, उस पे Z मिनिमम हो रहा, R हो गया। इससे अगर आप बढ़ाएंगे ओमेगा तब भी Z बड़ा आएगा, और जब घटाएंगे ओमेगा तब भी Z बड़ा आएगा, ठीक? और Z अगर इस तरह के रूल को फॉलो कर रहा है तो आप बताइए I का ग्राफ क्या होना चाहिए? आई नॉट का ग्राफ, आई नॉट का ग्राफ विथ ओमेगा कैसे वेरी करना चाहिए? क्या आई नॉट ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, ओमेगा पे एक्सएल और एक्सी डिपेंड करेगा कि नहीं? तो अकॉर्डिंगली आई नॉट भी ओमेगा पे डिपेंड करेगा। ये कब मैक्सिमम हो रहा है? जब ओमेगा ओमेगा नॉट है,
तो इस ओमेगा नॉट पे आई नॉट मैक्सिमम है, ओमेगा नॉट से छोटा कर लो ओमेगा तब भी आई नॉट घटेगा, और बड़ा कर लो ओमेगा तब भी आई नॉट घटेगा, है ना। एक सिमेट्रिकल टाइप का ग्राफ बनेगा इस तरह। और मैक्सिमम आई नॉट जो है, आई नॉट मैक्स कब आता है, जब ओमेगा ओमेगा नॉट हो और इक्वल टू होगा वी नॉट बाई, यही रेजोनेंस का कंडीशन है, यही रेजोनेंस का ग्राफ है। ऐसा ग्राफ जो है हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्लास 11th में भी था, ये रेजोनेंस की कंडीशन, ये आई नॉट, इज इट क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का वो जो कर्व है, उसी कर्व से हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिसाइड करते हैं। देखिए अगर आपका आर ज्यादा होगा, सोचिए कि कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है, कोई ऐसा एलसीआर सर्किट हो सकता है जिसमें आर ज्यादा हो, किसमें आर कम होगा। तो अगर आर कम होगा तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, है? इतना वो नहीं कहता, फाइन नहीं रहता, ऐसा इस तरह कुछ, ठीक है। और अगर आर ज्यादा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि V नॉट बाई आर है ये मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अगर हम देखें कि ये R1 है और ये R2 है, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा, कौन सा रेजिस्टेंस कम। चार ऑप्शन दे देगा, R1 ग्रेटर देन R2, R1 लेस देन R2, R1 इक्वल टू R2, कांट से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये R2 है लेस ग्रेटर देन R1, क्यों? क्योंकि ये आई नॉट मैक्स जो है उसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, आई नॉट मैक्स इज V नॉट बाई R। आर जितना ज्यादा होगा उतना ही आई नॉट मैक्स कम होगा, ठीक है।